इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें हम दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, मास एंड सेकेंड वन इज लेंथ। आज हम स्टडी करेंगे द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज वॉल्यूम। आज पढ़ रहे हैं व्हाट इज वॉल्यूम एंड व्हाट आर द यूनिट यूज टू मेजर द वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो वॉल्यूम मीन्स the space occupied by an object. Volume means the space occupied by an object. It is called volume. There are many units which are used to measure the volume. From this, liter, that is also called डेसीमीटर क्यूब, लीटर को कहते हैं हम डेसीमीटर क्यूब, और दूसरी यूनिट है मिलीलीटर, जिसे यहाँ पर हम कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम नॉर्मली लीटर, जिसको हम डेसीमीटर क्यूब कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, या मिलीलीटर, जिससे हम सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। यानी डेसीमीटर का मतलब है लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है मिलीलीटर। तो हम लीटर मिलीलीटर भी बोल सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बट द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। लेकिन अगर इसकी SI यूनिट हम देखेंगे तो वॉल्यूम की SI यूनिट है मीटर क्यूब, एंड इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी CGS यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना है तुम्हें, द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब एंड CGS यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी SI यूनिट है मीटर क्यूब और CGS यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो ऑल अबाउट द वॉल्यूम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का हम सब में पहले फार्मूला भी देखेंगे और उसकी डेफिनेशन। तो डेंसिटी का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर हम देखेंगे डेंसिटी का SI यूनिट और उसकी CGS यूनिट। तो डेंसिटी की SI यूनिट के लिए हमें मास की SI यूनिट लेना पड़ेगा, दैट इज़ kg, और वॉल्यूम की SI यूनिट लेना पड़ेगा, दैट इज़ मीटर क्यूब। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं kg पर मीटर क्यूब। ये +3 है, ऊपर जाने के बाद बनता -3, तो इसको पढ़ते हैं हम kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह से हम डेंसिटी की CGS यूनिट देखेंगे। द CGS यूनिट ऑफ मास इज ग्राम and the CGS unit of volume is centimeter cube. Therefore, the CGS unit of density is gram per centimeter cube. The CGS unit of density is gram per centimeter cube. तो ये था फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज the temperature. What is temperature and which units are used to measure the temperature? तो सबसे पहले हम देख रहे टेम्परेचर मेजर्स द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द मैटर। इट मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन मैटर और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर क्या मेजर करता है? किसी चीज़ का हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करता है। सो देर आर मेनी यूनिट विच आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर।
So units to measure the temperature is degree Celsius, then Kelvin and degree Fahrenheit. These are the unit used to measure the temperature. But the SI unit of temperature is Kelvin. लेकिन टेम्परेचर मेजर करने की जो SI यूनिट है वो है केल्विन. अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन. तो जब हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है केल्विन में. ये याद रखना, इस पर पीछे क्वेश्चंस है. जब हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? केल्विन में. अगर तुम्हें बोले 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन, इस तरह से क्वेश्चन अगर दिया गया हो 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 30 में 273.15 ऐड करेंगे तो क्या आंसर रहेगा? 303.15 केल्विन. यानी मैं 30 डिग्री सेल्सियस में ऐड करी 273.15, तो ये बना 303.15 केल्विन. तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में बाय एडिशन ऑफ 273.15. तो हमने अभी देखा कि हम डिग्री सेल्सियस को किस तरह से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं. और एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं पर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश केल्विन. अभी हमें क्या करना है? 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो हम इस 0 डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे 273.15, तो आंसर रहेगा इसका 273.15. तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273.15 केल्विन. तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में. और इसका रिवर्स याद रखेंगे. अगर हमें दिया हुआ है 0 केल्विन मीन्स डैश डिग्री सेल्सियस. 0 केल्विन यानी कितने डिग्री सेल्सियस, ऐसा पूछा हुआ है. 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश 0 केल्विन इज इक्वल टू डैश डिग्री सेल्सियस. तो हम जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड करते हैं. लेकिन अब हमें 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये 0 केल्विन में से हम 273.15 सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर रहेगा 273.15 डिग्री सेल्सियस. यानी 0 केल्विन किसके इक्वल होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है. तो याद रखना है हमें, जब डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन बनाते हैं तो 273 ऐड करते हैं, और जब केल्विन को डिग्री सेल्सियस बनाते हैं तो 273 सब्सट्रैक्ट करते हैं. तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं. अब हम देखेंगे डिग्री सेल्सियस को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में. हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. उसके लिए फार्मूला है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट. यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूज़ करना है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32. सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट. तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे. पहले तो हम 9/5 लिखेंगे. डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है हमें? 40. तो डिग्री सेल्सियस की जगह हम 40 लिखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे प्लस 32. तो हम यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 करेंगे. तो यहाँ पर आंसर रहेगा 8 9 ज़ा 72 प्लस 32, दैट इज़ 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो 40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट से इक्वल होता है? 104 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है. तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं. और एक एग्जांपल दे रही मैं 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डैश फ़ारेनहाइट. अब हमें 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है
डिग्री फ़ारेंहाइट में। तो सब में पहले हम फार्मूला लिखेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो 9/5, अब डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है हमें, 30 दिया हुआ है, इंटू 30 प्लस 32। 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो फार्मूला सभी याद रखेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस तरह से 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये 86 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का पढ़ने वाले वो है द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम कुछ 5 लॉज पढ़ने वाले जो केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे जो पहला लॉ है वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सभी ध्यान से देखेंगे व्हाट इज़ दिस लॉ से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रही हूँ। हम ले रहे हैं कार्बन और उसकी रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं व्हेन कार्बन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एग्जाम्पल में कार्बन का वेट होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 32 ग्राम, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 का 32, और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट अगर हम फाइंड आउट करें तो कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, इस तरह से टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट होता है 44 ग्राम। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये जो है दीज आर द रिएक्टेंट, ये रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं इसलिए हम इनको रिएक्टेंट बोलेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड जो तैयार हो रहा है उसे हम यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्ट। तो अगर ये दोनों का एडिशन हम करेंगे रिएक्टेंट के मास का तो कितना आता है वो 44 ग्राम, और प्रोडक्ट का अगर मास का एडिशन करेंगे तो वो भी कितना आ रहा 44 आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये रिएक्शन से हम ये कंक्लूजन पर पहुँचते हैं द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो और एक बार मैं यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ पर हम कार्बन 12 ग्राम ले रहे हैं, ऑक्सीजन 32 ग्राम ले रहे हैं, और ये दोनों जो है दे आर रिएक्टेंट, और इसकी वजह से तैयार हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जिसका वेट होता है 44 ग्राम। ये है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये दोनों का वेट अगर हम देखें तो 44 हो रहा, और प्रोडक्ट का वेट भी देखें तो 44 हो रहा। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज स्टेट दैट द मास इज neither be created nor be destroyed। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। मास इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो मास हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट इज़ द स्टेटमेंट फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये था फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब हम पढ़ेंगे दूसरा द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ
फिक्स प्रोपोर्शन। तो ये सेकेंड लॉ हम स्टडी करेंगे अभी। तो इसके लिए भी सब में पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हमें वाटर अलग अलग सोर्सेस से मिलता है। जैसा हम वाटर लेते हैं रेन से, वी गेट वाटर फ्रॉम सी, देन वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, वी गेट वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, then we get water from well, we get water from tap, नल से लेते हैं हम पानी, we get water prepare in laboratory। तो इस तरह से हम वाटर अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं, we get water from different sources। तो अगर हम वाटर लेंगे प्योर स्टेट में, इन वाटर द प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज हम देखें तो 11.1 होता है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज अगर देखें हम तो 88.8 होता है। तो ये जो प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट है ये वाटर में, चाहे तुम कहाँ से भी वाटर लेंगे, इट इज़ ऑलवेज फिक्स एंड इट इज़ ऑलवेज डेफिनाइट। तो इसी को कहते हैं द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। any compound always contains exactly the same proportion of element by weight। यानी किसी भी कंपाउंड में अगर उनके एलिमेंट का प्रोपोर्शन अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा सेम होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेट। उसके वेट के हिसाब से अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड का देखेंगे तो वो हमेशा फिक्स होता है या डेफिनेट होता है। तो ये जो है इट इज़ अ डेफिनेशन फॉर द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, एनी गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। यानी किसी भी कंपाउंड में अगर उसके एलिमेंट का प्रोपोर्शन हम देखेंगे तो वो सेम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेट। तो ये था लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को समझने के लिए सब में पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाइड्रोजन 2 ग्राम, मतलब 2 हाइड्रोजन। व्हेन इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दैट इज 16 ग्राम, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर विच इज 18 ग्राम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 ग्राम ले रहे हैं, ऑक्सीजन 16 ग्राम ले रहे हैं। तो इसकी वजह से वाटर जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पर वो है 18 ग्राम। उसके बाद और एक बार मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले रही हूँ 2 ग्राम, और ऑक्सीजन लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं 32 ग्राम, यानी 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर तैयार होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विच इज़ 34 ग्राम। यहाँ पर क्या तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विच इज़ 34 ग्राम। तो सपोज अगर हाइड्रोजन को हम ए एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं और ऑक्सीजन को हम बी एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। सो व्हेन 2 एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन, जब हम ए एंड बी 2 एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं एंड प्रोड्यूस 2 or more and produce 2 or more
कंपाउंड, और इसकी वजह से हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड। देखो यहाँ पर तो हम ए एलिमेंट ले रहे हैं और बी एलिमेंट ले रहे हैं और दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है हमें 2 या 2 से ज़्यादा अगर मिल रहे हैं एंड प्रोड्यूस 2 और मोर कंपाउंड, ये आधा पार्ट हुआ। द मासेस ऑफ बी, अब बी के मासेस अलग अलग है, दोनों रिएक्शन में बी का मास अलग है लेकिन ए का मास सेम है। द मासेस ऑफ बी दैट कंबाइन विथ द गिवन मास ऑफ ए, द गिवन मास ऑफ ए, यानी मासेस ऑफ बी जो अलग अलग है, दैट कंबाइन विथ द गिवन मास ऑफ ए is always in a ratio of small whole number। ध्यान देंगे यहाँ पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 2 एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स ए और बी को हम कंबाइन कर रहे हैं और उसकी वजह से 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है और H2O2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। द मासेस ऑफ बी, अब बी के मासेस पर ध्यान देंगे हम। पहले रिएक्शन में बी का मास है 16 ग्राम और दूसरे रिएक्शन में बी का मास जो है वो है 32 ग्राम। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि मासेस ऑफ बी दैट कंबाइन विथ द गिवन मास ऑफ ए, जो गिवन मास ऑफ ए के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी ए का मास फिक्स है इसलिए हम ए के मास को नहीं ले रहे। द मासेस ऑफ बी दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ ए ऑलवेज इन स्मॉल होल नंबर। तो अगर तुम ये मासेस ऑफ बी में रेशियो लेंगे तो इसका रेशियो आएगा 1:2 और इसी को बोला गया इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। यही है द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो ये था द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो ये तीनों लॉज बहुत ही ध्यान से हमें पढ़ना है। थर्ड जो लॉ है ये थोड़ा सा बड़ी डेफिनेशन है इसकी, लेकिन हमें याद करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं ए और बी, कंबाइन कर रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। द मासेस ऑफ बी, किस पर ध्यान देना है हमें, मासेस ऑफ बी पर, दैट कंबाइन विद द गिवन मास ऑफ ए इज ऑलवेज इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो मासेस ऑफ बी में हमें मिल रहा है कि स्मॉल होल नंबर, तो इट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं। कल हम इसका अगला पार्ट देखेंगे।